Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, in this series of lectures, we are discussing second year English. Right now, we are at chapter 3, Why Boys Fail in College. The methodology we are using to discuss these lessons is called grammar translation method. In our country, we teach language or we learn language through literature. When you are learning a language through literature, you have many advantages. Though there are a few disadvantages, but advantages are far more than the disadvantages. In these lectures, I am trying to act more like a facilitator than like a teacher in the traditional sense of the word. ये 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं. इन 3 सेंटेंसेस को गौर से देखें. हम पूरे के पूरे टेक्स्ट को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं. अब जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ होता है टू लर्न अ लैंग्वेज, तो सबसे पहले आप ग्रामर पे जाते हैं. ग्रामर में आप डिफरेंट ग्रामेटिकल टर्म्स यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए. ठीक है. आपके सामने जब थोड़ा बड़ा सेंटेंस आ जाता है, व्हेन यू इनकाउंटर अ लेंथी सेंटेंस, व्हाट डू यू डू? आप उस सेंटेंस को उसकी डिफरेंट क्लॉजेज में ब्रेक करते हैं, क्लॉजेज को फर्दर फ्रेजेस में ब्रेक करते हैं और फ्रेजेस में डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं. इस तरह से आपकी कंप्रीहेंशन बहुत अच्छी होती है. एंड ऑफ कोर्स किसी टेक्स्ट को समझने के लिए आप उस टेक्स्ट का अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी करते हैं. व्हेन आप इस ट्रांसलेशन सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं तो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वोकेबलरी, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके सामने आते हैं, आप उनके मीनिंग्स को देखते हैं और उनको मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं या उनको मेमोराइज़ करते हैं. जितने ज़्यादा वर्ड्स आप मेमोराइज़ कर लेते हैं, उतना ही फ्यूचर में किसी दूसरे टेक्स्ट को समझना आपके लिए आसान हो जाता है. तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स आप इसी टेक्निक को अपनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेंटेंस को देखें, नाउ अ डेज़. अब नाउ अ डेज़ एक एडवर्ब, ये एडवर्बियल है और इसको किस तरह से पूरे सेंटेंस से अलग किया गया है कॉमा लगा के. उसके बाद देखिए एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, व्हेन मोस्ट एम्बिशियस बॉयज वांट टू गो कॉलेज. अब व्हेन, क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. यहाँ पे कंजंक्शन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया है कि कंजंक्शंस क्या काम करते हैं. कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा कि कंजंक्शंस क्या काम करते हैं. तो ये व्हेन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. फिर इस क्लॉज का आप सब्जेक्ट देखते हैं, मोस्ट एम्बिशियस बॉयज़ एक नाउन फ्रेज़ है और इस नाउन फ्रेज़ को जब आप देखते हैं तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो आप इस तरह से खुद भी नाउन फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. वांट टू गो टू कॉलेज. ठीक है. वांट यहाँ पे वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है. अब जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, आपको स्ट्रक्चरली पता चल जाता है कि राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग यूनिवर्सल, समथिंग जनरल, जो आम तौर पर होती है.
टू गो कॉलेज, इसे हम एक इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं, और इन्फिनेटिव फ्रेजेस क्या होती हैं, वो इन्फिनेटिव की तरह से होती हैं। नेक्स्ट कॉमा लगा के देखें, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को अलग किया गया है। द फाइनेंशियल प्रेशर इज अ वेरी सीरियस वन। अब इस क्लॉज को भी अगर देखते हैं आप, प्रिंसिपल क्लॉज, द फाइनेंशियल प्रेशर एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। फाइनेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रेशर नाउन है आपका। इज अ वेरी सीरियस वन, ये इसका कंप्लीमेंट समझ लें सेंटेंस का। इसको हम कंप्लीमेंट भी बोलते हैं कि बात को कंप्लीट किया जाता है। तो वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है इस सेंटेंस को समझना। मैंने वैसे ही आपको उर्दू में मीनिंग बताए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मुझे लगे, लेकिन आपको ये वर्ड्स पहले, आई नो कि ये वर्ड्स आपके एक्सपीरियंस से पहले गुजर चुके हैं, एंड एज अ स्टूडेंट यू नो देयर मीनिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अ फ्यू पेरेंट्स टेक द पोजीशन दैट द बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज फॉर द गुड ऑफ हिज सोल। अब इस सेंटेंस को भी अगर देखते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस की तरह से एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। प्रिंसिपल क्लॉज, अ फ्यू पेरेंट्स टेक द पोजीशन, और ये दैट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब दैट क्लॉजेज, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, तीन तरह की होती हैं। या तो ये नाउन क्लॉजेज होती हैं, या एडजेक्टिव क्लॉजेज होती हैं, या एडवर्ब क्लॉजेज होती हैं। अब ये दैट क्लॉज को रिकग्नाइज करना इन सब में मुश्किल होता है, क्योंकि ये एज अ नाउन क्लॉज भी यूज़ होती है, एज एन एडवर्ब क्लॉज भी यूज़ होती है, और एज एन एडजेक्टिव क्लॉज भी यूज़ होती है। आपने गौर से इस सेंटेंस को, इस क्लॉज को यहाँ पे स्टडी करना है और मेंशन करना है कि ये किस किस्म की क्लॉज है। बाकी अगर आप वोकैबुलरी देखते हैं, अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे राइटर इज़ टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इडियम्स। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज, और फॉर द गुड ऑफ हिज सोल, ये भी थोड़ा हटके लैंग्वेज है, नॉर्मल लैंग्वेज से मुख्तलिफ है। तो इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या है कि बियर द अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज मीन्स बियर द एक्सपेंसेस ऑफ हिज एजुकेशन। According to writer, it is opinion of the writer, and it is an established opinion. There are a few parents, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि एक स्टूडेंट को, एक कॉलेज स्टूडेंट को अपनी एजुकेशन, अपनी कॉलेज एजुकेशन के एक्सपेंसेस खुद बियर करने चाहिए। अब ये फॉर द गुड ऑफ हिज सोल, अपनी रूह की बेहतरी के लिए, क्योंकि ये एजुकेशन स्टूडेंट की अपनी ज़िंदगी को इसने बेहतर बनाना है। तो बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे नहीं, चंद एक पेरेंट्स ये पोजीशन लेते हैं कि जो लड़के कॉलेज जाना चाहते हैं उन्हें अपने एक्सपेंसेस खुद बियर करना चाहिए। दे शुड वर्क, ठीक है, पार्ट टाइम, उन्हें पार्ट टाइम काम करना चाहिए ताकि वो अपने एजुकेशन के एक्सपेंसेस बियर कर सके। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर को देख लें। ये आ फ्यू पहले भी बात हो चुकी है पिछले लेक्चर्स में भी। आ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, इन तीन एक्सप्रेशंस को, इन तीन वर्ड्स को आपने याद रखना है कि इनको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है जी। बाकी इस सेंटेंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली समझ सकते हैं। अब ये एक एडवर्ब फ्रेज नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, और ये इस किस्म की फ्रेजेस क्या फंक्शन प्ले कर रही होती हैं। ये लिंकर के तौर पर काम करती हैं, ट्रांजिशन के तौर पर काम करती हैं। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया और वन आर्गूमेंट टू अनदर आर्गूमेंट, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को लिंक करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये याद कर लेना चाहिए वैसे ही, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ सकता है आपको व्हेन यू आर राइटिंग योर ओन लैंग्वेज। एक्चुअली इसका मतलब होता है दर हकीकत, इन फैक्ट, ठीक है। तो नो बॉय आउट टू बी कंपेल्ड, इस आउट टू बी कंपेल्ड की स्ट्रक्चर को आपने नोट करना है कि ये आउट टू एक मॉडल होता है और इसको क्यों यूज़ करते हैं, किस किस्म के मीनिंग देने के लिए ये यूज़ होता है।
पैसिव स्ट्रक्चर में ये यूज़ हो रहा है। तो टू अर्न हिज इंटायर वे थ्रू कॉलेज इफ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड। अब पूरे सेंटेंस को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस, इफ सेंटेंसेस बड़े पॉपुलर सेंटेंसेस है। एक चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये कि इफ़ क्लॉज अगर बाद में आती है, जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, तो आप प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ नहीं करते, आप कॉमा नहीं लगाते वहाँ पे। कंपेल क्या होता है? फोर्स करना, मजबूर करना, ठीक है। हिज इंटायर वे थ्रू कॉलेज, ये इंटायर वे के पूरी की पूरी इनकम कमाने पे कंपेल नहीं करना चाहिए। इफ़ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड, अगर इससे किसी तौर पर भी बचा जा सकता है। अवॉइड बचना, ग्रेज किया जाना। तो इन तीन सेंटेंसेस को अगर आप देखते हैं तो vocabulary I don't think it is a problem, but you must stand at every new word and try to know its meaning. At least there shouldn't be a single word, in your textbook जिसके मीनिंग आपको नहीं आते, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड ना छोड़े। एम्बिशियस क्या होता है? कीन, ईगर, जो शौक रखता है, ठीक है। तो ये तीन सेंटेंसेस है। इस पैराग्राफ में कुछ और सेंटेंसेस भी हैं, उन सेंटेंसेस को भी हम देखते हैं। लेकिन आप इन तीन सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि राइटर ने क्या किया है कि पहले उसने एक इशू को हाईलाइट किया है, फर्स्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ, और देन उसने एक फैक्ट बयान किया है जो फैक्ट है, और फिर अपनी ओपिनियन दी है, ठीक है, कि उसकी ओपिनियन क्या है कि किसी भी स्टूडेंट को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपने कॉलेज के सारे एक्सपेंसेस खुद बियर करे। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस में ऑफ कोर्स राइटर विल बी टॉकिंग कि इसका इफेक्ट क्या होता है जब किसी स्टूडेंट को आप कंपेल करते हैं, फोर्स करते हैं कि वो अपना सारे का सारा अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस खुद बियर करें। ये नेक्स्ट सेंटेंसेस देखें, फिर हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस। द सेंटेंसेस यू हैव बिफोर यू आर द पार्ट ऑफ द पैराग्राफ यू हैव बीन स्टडिंग रिसेंटली। ये उसी पैराग्राफ के पार्ट हैं। अब पीछे राइटर एक बात करके आया, उसने ही हैज़ गिवन हिज ओपिनियन, तो नाउ अब वो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, इस बात को फर्दर एलैबोरेट कर रहा है कि वाई ही थिंक्स व्हाट ही थिंक्स, कि जो कुछ उसकी ओपिनियन है उस ओपिनियन की क्या कॉज है या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को भी आपने नोट करना है कि नॉट ओनली से जब आप सेंटेंस शुरू करें तो आपने उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, ठीक है। नॉट ओनली डज ही गेट माइटी पुअर लिविंग बाय द प्रोसेस बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल। सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखें और इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश करें। एंड देन ये माइटी एडजेक्टिव का यूज़ देखें कि राइटर ने ये माइटी एडजेक्टिव को 2 मरतबा लिखा, इसको जो रिपीट किया, इस रेपिटेशन से किस किस्म का इफ़ेक्ट होता है। वर्ड पुअर को भी रिपीट किया। ये रेपिटेशन ख़ास किस्म के इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, किसी पॉइंट को स्ट्रेस करती है। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि हाउ टू यूज़ दिस डिवाइस ऑफ रेपिटेशन, इस रेपिटेशन की डिवाइस को आपने कैसे यूज़ करना है। और ये नॉट ओनली बट, अब हम ज़्यादातर क्या करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, लेकिन राइटर ने यहाँ पे बट के साथ एज वेल का कम्बिनेशन यूज़ किया है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट। हमें जब लिटरेचर के थ्रू लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं तो
हमें इस चीज़ से भी पता चलता है कि कहाँ पे वो जनरली ग्रामर के एक्सेप्टेड रूल ब्रेक होते हैं, कहाँ पे उन रूल्स को अप्लाई नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें ज़रा, ये इफ कंडीशनल सेंटेंसेस जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। हम क्या कहते हैं, 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, ठीक है। अब उनको हम किस तरह से फर्दर डिफाइन, अब इस कंडीशनल सेंटेंस को देखिए। इफ द बॉय ऑट टू गो टू कॉलेज एट ऑल, ही ऑट टू बी trusted to make good use of reasonable contribution from his parents towards his expenses। यहाँ पे राइटर ने वो ट्रेडिशनली जो मॉडल्स हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के, उनको यूज़ नहीं किया। और किस तरह से इस स्ट्रक्चर को राइटर ने यूज़ किया, दो इट इज़ वेरी मच लाइक द ज़ीरो टाइप ऑफ कंडीशनल्स, बिकॉज ज़ीरो टाइप कंडीशनल्स में भी हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे भी राइटर ने एक ही मॉडल को रिपीट किया है, उसको दोहराया है, लेकिन प्रेजेंट की बजाय यहाँ पे ऑट का यूज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने इसको देखना है कि किस तरह से राइटर्स उन ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते जो एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस होती हैं। एज फॉर एज इस ग्रामर इस की वोकेबलरी का ताल्लुक है, वोकेबलरी में आपको कुछ भी मुश्किल नहीं मिल रहा होगा। जस्ट कंट्रीब्यूशन वर्ड थोड़ा सा हो सकता है, बट ये भी आप बहुत मर्तबा, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हिस्सा, शराकतदारी, रीजनेबल, माकूल, ठीक है, जिसकी कोई अहमियत होती है। बहरहाल इन दो सेंटेंसेस को अगर आप पिछले 3 सेंटेंसेस के साथ मिला के पढ़ें, देखें, तो आपको समझ आएगी कि आपने क्या करना है। इन वेरी फर्स्ट सेंटेंस आपने अपना पॉइंट देना है, पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका इशू है उसको हाईलाइट करना है। एंड देन ऑफ कोर्स आप उसकी सपोर्ट में कुछ कहना चाह रहे हैं तो सेकंड सेंटेंस में वहाँ पे बात करें। एंड अगर थर्ड, अगर आप किसी एक चीज़ को फेवर करना चाह रहे हैं, थर्ड सेंटेंस में आप फेवर करें। एंड फोर्थ सेंटेंस में आप बताएं कि आप क्यों फेवर कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ यूर फेवरिंग वन एस्पेक्ट ओवर द अदर। अब यहाँ पे राइटर एक्चुअली पीछे आप देख के आ रहे हो, क्या कह के आ रहा है, वो कह रहा है कि कुछ पेरेंट्स का ख्याल है, ठीक है, कुछ पेरेंट्स का ख्याल है कि बच्चों को अपनी एजुकेशन के एक्सपेंसेस खुद बियर करने चाहिए, लेकिन राइटर इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता। नाउ ही इज टेलिंग अस व्हाई ही डज नॉट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके लिए उसने डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हैं। एंड देन हिज ओन ओपिनियन कि क्या होना चाहिए, पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए टूवर्ड द एजुकेशन ऑफ देयर सन, जो भी उसकी एजुकेशन के एक्सपेंसेस होते हैं उनमें उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। आप एक समरी बनाएं पूरे के जस्ट जो स्पेशली 5 सेंटेंसेस के पैराग्राफ हैं, ये 3 सेंटेंसेस के पैराग्राफ हैं, उनको ज़्यादा अच्छी तरह से नोट करेंगे किस तरह से राइटर फर्स्ट सेंटेंस में क्या बात करते हैं, सेकंड सेंटेंस में क्या बात करता है, थर्ड सेंटेंस में क्या बात करता है। एंड देन ऑफ कोर्स देखें कि किस किस्म के सेंटेंसेस राइटर यूज़ कर रहा है, क्या वो एक ही किस्म के सेंटेंसेस यूज़ कर रहा है और ही इज़ मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शंस जिन्हें हम बोलते हैं, जो पेयर्स में आते हैं, वो यूज़ किया। देन एक कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस राइटर ने यूज़ किया। बाकी सेंटेंसेस को भी देखते हैं इस पैराग्राफ में। आई थिंक 3 सेंटेंसेस और हैं, तो हम अगर काउंट करना चाहें कि इस पूरे पैराग्राफ में राइटर ने कितने सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, तो 8 सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। लेंथ एक्सीड करते हैं राइटर, लेकिन आप एज अ स्टूडेंट 5 सेंटेंसेस पे फोकस करें कि आप 5 सेंटेंसेस का एक बहुत अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखें, ये लास्ट 3 सेंटेंसेस हैं इस पैराग्राफ के। इन सेंटेंसेस को देखें। पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, एनी पेरेंट ओज दिस मच टू हिज सन। सिंपल सेंटेंस, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओज लाइबल, जिम्मेदार होना,
कि पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है अपने बच्चे को की एजुकेशन के एक्सपेंसेस वो बियर करें। अब राइटर क्यों क्यों ये जिम्मेदारी है, ही इज टेलिंग, और ये थोड़ा सा फोर्सफुल किस्म का आर्गुमेंट है। द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इन दिस वर्ल्ड। अब ये भी सिंपल सेंटेंस है कि उसने वो अपने वालिदैन को नहीं कहा था कि वो उसे इस दुनिया में लेके आए। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो किस किस्म की सिंपल स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है, और ये आखिर में टू ब्रिंग हिम इन टू दिस वर्ल्ड, ठीक है, एक इन्फिनेटिव फ्रेज, नॉट डिफिकल्ट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बीइंग हियर, वो फोर्सफुली कंक्लूड कर रहा है, and consequently they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problem। देखिए किस तरह से उसने कंक्लूड किया है अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स को, सारा आर्ग्यूमेंट जो है। ऑफ कोर्स ऊपर से ये 8 सेंटेंसेस की जब आपके पास बुक हो उनकी समरी बना के देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में राइटर ने क्या किया, सेकंड सेंटेंस में क्या किया, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में एंड एट्थ में उसने किस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड किया है। तो यही चीज़ें होती हैं जो हम सीखते हैं व्हेन वी आर स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू इंग्लिश लिटरेचर। और एक बात इम्पोर्टेंट है जिस चीज़ को अपने जहन में रखना है, वो ये कि हम इंग्लिश सीखते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस एज वेल एज फॉर लर्निंग पर्पसेस, कि हमने एक तो अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना है एंड देन फर्दर, क्योंकि जितनी भी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज हैं वहाँ पे जो भी बुक्स हमें मिलेंगी दे विल बी इन इंग्लिश, उन्हें हमें सीखना पड़ेगा। यानी लर्निंग के लिए भी हमें इस लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो जितना ज़्यादा हम इस लैंग्वेज को यहाँ इंटरमीडिएट लेवल पर इम्प्रूव करेंगे, हायर लेवल पर चीज़ें उतनी ही हमारे लिए आसान होती चली जाएंगी। तो ये अगर आप लास्ट सेंटेंस को देखते हैं, किस किस्म का सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। कॉन्सिक्वेंटली कई मरतबा आ चुका, आई डोंट थिंक वोकेबलरी प्रॉब्लम है। इक्विपमेंट ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं मेरा ख्याल में, सामान वगैरह, औजार, टूल्स, उनके लिए यूज होता है। बहरहाल ये था पैराग्राफ और ये था आज का लेक्चर, हम इसे यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। In our next lecture we will be talking about the next cause of failure. A writer thinks that causes the failure of students at college level। वहाँ पे हम उस पर बात करेंगे। ऑफ कोर्स हम इसी तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। आप टेक्स्ट को क्लोजली फॉलो करें, और जब आप टेक्स्ट को क्लोजली फॉलो करने लग जाएं, टेक्स्ट को पूरी तरह से कंप्रीहेंड करने लग जाएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी बहुत अच्छी लैंग्वेज क्रिएट कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।